चलिए शुरू करते हैं अपने से। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, इस क्लास को। ठीक है। तो क्लास को है ना, शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा आपका, क्योंकि कई बार है ना क्लास में नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी ये बात पता होना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और उसमें भी है ना, आपको पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर दो चीज़ें देखते रहिए डेली बेसिस पर। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन और एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। कम्युनिटी वाले सेक्शन में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर जितने भी आपको क्लासेस, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं वो सभी आपको देखनी है, और आगे भी जितनी क्लासेस आए वो भी देखते रहिएगा। तो इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप बोलेंगे सर इनकी पीडीएफ आप हमें दे दीजिए, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को ये दोनों ऑफिशियल चैनल नहीं मिल रहे हों तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, दैट इज 8 अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर 2024। ठीक है जी। और हमारा जो मुख्य चैप्टर या टॉपिक चल रहा था इसका नाम है एमएस ऑफिस। मैंने लास्ट क्लास में ना एमएस ऑफिस के बारे में आपको समझा दिया था कि एमएस ऑफिस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। आज की क्लास में ना हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जिस लेटेस्ट वर्जन को मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल इसी वर्जन को पढ़ रहे हैं तो किसी भी वर्जन के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। हम हर एक वर्जन यानी हर एक संस्करण के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद। ठीक है जी। क्योंकि है ना, हम लेटेस्ट वर्जन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी तो देखेंगे यहाँ पर। पुराने वर्जन्स में जो भी था और अब जो चेंज हो गया है वो भी है ना, मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको कि सर हमें ना 2016 वाला वर्जन पढ़ना है, 2019 पढ़ना है, या 2021 पढ़ना है, या माइक्रोसॉफ्ट 365 पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना। ठीक है। चलो, तो देखिए हम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले इस वर्जन में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड को। ठीक। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को अगर एक शब्द में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो वर्ड प्रोसेसर ही लिख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में इसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक। बाकी एमएस वर्ड को प्रॉपर तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको फिर से समझा दूं। सबसे पहले तो है ना, हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि हमें थ्योरी पढ़नी है इसकी। क्योंकि ये एग्जाम में हमारे थ्योरी आएगी जिसको पढ़ने के बाद हमें समझना भी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर देना है। वो तभी संभव हो सकता है जब आपने किसी टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़ा हो। फिर इसके बाद है ना, मैं आपको सबसे लास्ट में एक क्लास में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। एक पूरी क्लास रखेंगे जिसमें पूरा प्रैक्टिकल बता दूंगा कि कौन सा टूल कहाँ पर है, कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। और फिर मैं आपको इसके एमसीक्यूज दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। ये जो एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर अभी भी मिल जाएगी। ठीक। आप चाहें तो पहले से भी उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये ध्यान रखना कि एमएस वर्ड को है ना हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, और थोड़ा सही से पढ़ना है आपको इसको। क्यों? क्योंकि एमएस वर्ड में मैं हर चीज को प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और लिखवाऊंगा भी।
बट इसके बाद जब एम एस एक्सेल आता है तो एम एस एक्सेल में भी है ना बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो एम एस वर्ड में भी हैं, तो उन्हें बार बार लिखने की और बार बार समझने की जरूरत नहीं होगी। फिर ऐसी पावर पॉइंट की तरफ हम जब जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे टूल ऐसे होंगे जो एम एस वर्ड से मैच करते हैं, तो उन्हें भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो इसलिए एम एस वर्ड को सबसे सही तरीके से समझ लेना, सुन लेना। इसके बाद एक्सेल को पढ़ने में और पावर पॉइंट को पढ़ने में कम समय लगेगा फिर। ठीक है, चलो। तो देखो एम एस वर्ड में ना सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ना हम यहां पर जानकारी लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि देखो एम एस वर्ड को अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए या समझा जाए तो इसका हमें मेन्यू बार, इसके है ना टूल्स, कमांड्स, वो तो सब पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है ना आपको पता होना जरूरी है। जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं एम एस वर्ड की फाइल के बारे में। ठीक है जी। अगर आप एम एस वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो उस एम एस वर्ड की फाइल को जनरली वर्ड फाइल ही कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या बोल देता है, वर्ड फाइल के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे एम एस एक्सेल की अगर फाइल बनाओगे तो उसे है ना उसे वर्कबुक कहा जाता है वहां पर, और पावर पॉइंट की फाइल बनाएंगे तो उसे प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है। ऐसी एम एस वर्ड की फाइल को वर्ड फाइल कह दो, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट भी बोला जा सकता है। कई सारे नाम लिए जा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर वर्ड फाइल लिखा आ जाए, वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा आ जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एम एस वर्ड की फाइल बना रहे हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है एम एस वर्ड की फाइल का नाम। देखो जी, अगर आप एम एस वर्ड की फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो एम एस वर्ड खुद से रखना चाहे, यानी कि स्वतः ही अपने आप रखना चाहे, तो वो नाम तो होगा बेटा दैट इज डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन के नाम से, यानी अगर आपने एम एस वर्ड की फाइल का नाम नहीं दिया तो अपने आप है ना डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ आ जाएगा। कोई दूसरी एम एस वर्ड की फाइल बनाओगे तो डॉक्यूमेंट टू आ जाएगा, तीसरी एम एस वर्ड की फाइल बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट थ्री आ जाएगा। ये तब का केस है जब आप फाइल का नाम खुद से नहीं देते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप मैनुअली यानी कि खुद फाइल का नाम देना चाहते हैं खुद से, तो आप दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये है कि आप मैक्सिमम यानी अधिकतम 225 कैरेक्टर ही लिख सकते हो बस। ठीक है जी। 225 कैरेक्टर यानी 225 कैरेक्टर मैक्सिमम लिख सकते हैं किसी फाइल के नाम के लिए, और ये है ना एक बहुत बड़ी लिमिट होती है 225 कैरेक्टर्स। बट विद और विदाउट स्पेस, ये भी नोट कर लेना यहां पर, विद और विदाउट स्पेस। क्या मीनिंग होता है इस बात का, विद और विदाउट स्पेस का? यानी कि स्पेस के साथ या स्पेस के बिना, दोनों मिलाकर 225 कैरेक्टर यानी 225 वर्णों का फाइल का नाम आप रख सकते हैं। यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 225। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, यानी उदाहरण के लिए आप यहां पर ये समझ लीजिए, सपोज दैट कि आपने ना किसी फाइल का नाम लिखा हेलो, किसी फाइल का नाम रखा आपने हेलो, तो इसमें टोटल मिला के कितने कैरेक्टर हैं, इसमें टोटल 5 कैरेक्टर हैं। बट अगर किसी फाइल का नाम आपने रखा हेलो, इसके बाद एक स्पेस देके लिखा WORLD वर्ल्ड, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस टोटल फाइल के नाम में कितने कैरेक्टर हैं, तो देखो बेटा 5 तो यहां पर हो गए, 5 यहां पर हो गए, और एक बीच में स्पेस भी तो है, उस स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट किया जाता है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 11 यानी 11 हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहां लिखी है, विद और विदाउट स्पेस फाइल का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो 225 कैरेक्टर का होगा। स्पेस अगर दे रहे हैं फाइल के नाम में शब्दों के बीच में, तो वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। और जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइल का नाम अल्फाबेट में लिखा जाए। मान लो आप फाइल का नाम रखते हैं ABC 123, तो क्या ये भी फाइल का नाम रखा जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ, रख सकते हो। तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर मौजूद हैं। समझ आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए अगर आप मैनुअली खुद से फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं
तो अधिकतम कैरेक्टर यानी वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर है 225 कैरेक्टर्स। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी देखो, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो ध्यान से केवल सुनते रहिए, केवल ध्यान से सुनते रहिए। मैंने जिस टेलीग्राम चैनल यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से जो चैनल है मेरा टेलीग्राम पर, उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी मैंने। वहां पर कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमएस वर्ड के नाम से। उसमें एज इट इज पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। यही सब क्लास बोर्ड में जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो सब कुछ लिखा मिल जाएगा। उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, या मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। समझ आ गया? तो अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ध्यान से सुनते रहिए, एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा सारी बातें। तो फाइनली है ना, एमएस वर्ड की फाइल नेम की अगर हम बात करें तो दो तरीके से फाइल नेम का कॉन्सेप्ट आता है। या तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट 1 आ जाएगा, और मैनुअली फाइल का नाम देना चाहे तो 225 कैरेक्टर आप दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद है ना, फाइल का नाम के बाद आता है कॉन्सेप्ट फाइल की एक्सटेंशन का। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया भी था आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होती है ये बात तो आपको पता चली गया, ये तो ऑलरेडी हमने एक चैप्टर ही पढ़ा है। फाइल एक्सटेंशन किसी फाइल के टाइप को पता करने का तरीका होता है। यानी अगर आप किसी फाइल का टाइप पता करना चाहते हैं कि किस टाइप की फाइल है, तो फाइल एक्सटेंशन को देखकर पता चल जाती है ना। तो फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इन ऑर्डर टू टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल के प्रकार को पता करने के लिए फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल में लाई जाती है। इसमें ना दो आंसर होते हैं। टिल 2003 तक की बात करें तो .doc, और फ्रॉम यानी कि 2007 वाले वर्जन से आगे जितने भी वर्जन हैं वहां पर फाइल एक्सटेंशन .doc x के नाम से हो गई है। ठीक, और जो लास्ट में x जोड़ा गया इसका मतलब होता है ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सपोज दैट कि एमएस वर्ड की कोई फाइल है आपके पास, वर्ड फाइल, ठीक है जी, और उस फाइल में ऐसे लिखा हुआ आ रहा है दैट इज abc.docx, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें फाइल नेम केवल इतना ये होता है। फाइल नेम में कभी फाइल एक्सटेंशन को नहीं जोड़ा जाता, और फाइल एक्सटेंशन ये कहलाती है। यानी कि अभी जो मैंने बोला आपसे कि किसी भी फाइल के नाम को लिखने के लिए आपको मैक्सिमम कितने कैरेक्टर मिलेंगे, 225 कैरेक्टर लिखने को मिलेंगे विद और विदाउट स्पेस, उसमें फाइल एक्सटेंशन इंक्लूड नहीं था। वो 225 कैरेक्टर केवल इसके लिए था, डॉट से पहले वाले के लिए, डॉट से पहले वाले के लिए। समझ में आ गया सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्स जो लिखा हुआ है यानी कि फाइल एक्सटेंशन, वो फाइल नेम में कंसीडर नहीं होता है। बाकी ये बात आपको पता ही है कि जो बीच में डॉट लगी हुई है उसे क्या बोलते हैं, उसे पीरियड के नाम से बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो डॉट जैसा ही बना हुआ है और डॉट ही है वो, बट फाइल एक्सटेंशन और फाइल नेम के केस में इसे पीरियड कहा जाता है। अगर पीरियड ऑप्शन में न दे रखा हो तब डॉट लिखा होगा, उसको भी टिक कर सकते हैं, बट डॉट और पीरियड दोनों लिखे हो तो फिर पीरियड को टिक करना। आप बोलेंगे सर डॉट को क्यों नहीं, क्योंकि डॉट है ना हमारे कंप्यूटर में पिक्सल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पिक्सल मॉनिटर के केस में पढ़ाया था आपको, कोई भी इमेज जब बनती है तो वो पिक्सल में या पिक्सल से बनती है, तो पिक्सल को डॉट कहते हैं, इसलिए इस डॉट को डॉट नहीं बोल रहे यहाँ पर, इसे पीरियड के नाम से बोलते हैं। तो फाइल नेम को फाइल एक्सटेंशन से कौन सेपरेट करता है, तो आंसर है पीरियड। नोट कर लीजिए। समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि एमएस वर्ड पहले से ही बना हुआ था। पहले से बना हुआ मतलब कि एमएस वर्ड पहले से यूज हो रहा था। और आप बोलेंगे कि सर आपने ही तो लिखवाया था कि 1990 में सबसे पहला एमएस ऑफिस का वर्जन आया। तो बेटा एमएस ऑफिस तो पूरा पैकेज था ना, एक पूरा बंडल जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को रख कर दिया गया, जबकि एमएस वर्ड पहले से ही इस्तेमाल में लाया जा रहा था। ये भी नोट कर लीजिए, हो सकता है कोई हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए।
तो बेसिकली है ना, पहले इसका नाम हुआ करता था मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टूल वर्ड के नाम से। और ये बेसिकली दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। एक तो जेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर, एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। आगे लिख लीजिए 1983 में, यानी कि 1983 में। तो अगर कहीं पर यह लिखा हुआ आ जाए कि एमएस वर्ड कब बना या कब लॉन्च हुआ था, तो 1983 में, 1983 में, ऐसे समझिए। 1983 में एमएस वर्ड बना दिया, ठीक है। फिर 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अनाउंसमेंट की। उन्होंने ये बोला कि हम है ना आने वाले समय में एक पैकेज बना के देंगे आपको, बंडल बना के देंगे, एक सूट बना के देंगे। कब दिया फिर उन्होंने? 1990 में। क्या नाम से? एमएस ऑफिस के नाम से। तो जब ये एमएस ऑफिस एक पैकेज या बंडल बन गया, तो इसके अंदर उन्होंने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी यानी पीपीटी जैसी एप्लीकेशंस को डाल के दे दिया था। इसलिए आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग ईयर्स देखने को मिल जाते हैं कई बार। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमने तो किसी किताब में पढ़ा था कि एमएस वर्ड सबसे पहले 1983 में बना था, और आपने लिखाया है कि एमएस ऑफिस 1990 में आया है। तो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड होता है, तो सबसे पहला एमएस वर्ड 1990 में आना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो पहले ही बन चुका था, ठीक है, जो कि जेनेक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट है ना, आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पर। हम्म। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड की कोई फाइल बनाते हैं, तो उस एमएस वर्ड की फाइल का मैक्सिमम साइज कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कितनी बड़ी फाइल बन सकती है। भाई एमएस वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं ना, तो आपको पेजेस दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के पेजेस, और टाइप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो कितनी बड़ी फाइल बन जाएगी। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, मैक्सिमम फाइल, मैक्सिमम फाइल लेंथ, यानी कि अधिकतम फाइल की लंबाई, अधिकतम फाइल की लंबाई। अब लंबाई शब्द की जगह ना, मैक्सिमम फाइल लेंथ की जगह आप मेरे हिसाब से मैक्सिमम फाइल साइज लिखो तो ज्यादा सही है ना, ये ज्यादा सही होगा। लेंथ की जगह साइज लिख लो, मैक्सिमम फाइल साइज यानी कि फाइल का आकार, ये कितना बड़ा होगा। तो बेटा नोट कर लीजिए कि आप है ना 512 मेगाबाइट यानी कि 512 एमबी से बड़ी फाइल नहीं बना सकते एक फाइल। यानी कि आप अगर अपनी फाइल में ना टाइपिंग कर रहे हैं, या अपनी फाइल के अंदर कोई फोटोग्राफ ऐड कर रहे हैं, या कुछ भी ऐड कर रहे हैं, टोटल सब मिला के 512 मेगाबाइट से बड़ी फाइल नहीं बन पाएगी। अगर इस फाइल साइज से ज़्यादा बड़ा साइज निकल रहा है, तो फाइल में फिर आप कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको उस फाइल को बंद करके दूसरी फाइल बनानी होगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, एमएस वर्ड की जो फाइल आप बनाते हैं, ठीक है, या ऐसे बोलिए कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं जिससे फाइल बनती है, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में जिम्मेदार होता है, जो एमएस वर्ड के लिए लिखा गया है, बनाया गया है। वो कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसकी वजह से हम हमारे सामने एमएस वर्ड खुलता हुआ दिखाई देता है। तो लिख लीजिए एमएस वर्ड प्रोग्राम, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं विनवर्ड डॉट ई एक्सी, विनवर्ड डॉट ई एक्सी प्रोग्राम, ठीक है। विनवर्ड तो बेसिकली नाम है, डॉट ई एक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी वो फाइल जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की होती हैं, जिनके चलने की वजह से वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आती है। मोटा मोटा इसे आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में विनवर्ड डॉट ई एक्सी नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है। इसी प्रोग्राम को सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तब जाके जो सीपीयू आउटपुट जनरेट करता है, वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर एमएस वर्ड के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है। पूछ लेते हैं कि बताओ एमएस वर्ड एप्लीकेशन को देखने के लिए या उसका आउटपुट देखने के लिए जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है कंप्यूटर में, उसका नाम क्या है। तो कई बार तो विनवर्ड डॉट ई एक्सी पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, या कई बार केवल विनवर्ड भी लिखा हुआ आ जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
समझ में आ गया सभी को? चलो, अब थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अगर लिखना चाहें लिख लो, नहीं तो सुन लो कि इसको है ना बेसिकली सी प्लस प्लस, एक प्रोग्रामिंग भाषा नाम सुना होगा आपने, उसका यूज करके मेनली बनाया गया है एमएस वर्ड को। ठीक है, तो ये है ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, तथ्य हो गए जो आपको पता होने चाहिए जब आप एमएस वर्ड फाइल को बना रहे हैं या एमएस वर्ड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एमएस वर्ड एप्लीकेशन में जब भी आप काम करेंगे, ठीक है, तो एमएस वर्ड में ध्यान रखिएगा जो वर्किंग एरिया आता है जहां पर आप टाइपिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एमएस वर्ड की फाइल का वर्किंग एरिया, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, वर्किंग एरिया को क्या कहा जाता है, उसको बेसिकली पेज के नाम से बोला जाता है। तो आपके सामने है ना लंबे लंबे ऐसे पेज आ जाएंगे और आप पेज पर लिखते जाइए, टाइपिंग करते जाइए, है ना, पेज पर लिखते जाइए, टाइपिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनली और पेज ऐड होते चले जाते हैं। तो पूछा जाता है कि एमएस वर्ड की फाइल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वर्किंग एरिया को क्या कहा जाएगा, तो आंसर है पेज कहा जाएगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट है, सर क्या मिनिमम साइज भी होता है? नहीं, मिनिमम साइज क्या होगा, मिनिमम साइज 1 मान लो, मैक्सिमम ही तो पूछ सकते हैं ना। जैसे मान लो कोई सड़क है, कोई रोड है, तो ये पूछा जा सकता है कि वो सड़क है ना कितनी लंबी सड़क है ना, उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी है, ये तो पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे 100 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये थोड़ी पूछेंगे कोई क्या मिनिमम इस सड़क की लंबाई कितनी है, तो 1 से ही शुरू हुई होगी, है ना, मतलब 1 मीटर चले होंगे, 2 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो मिनिमम कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, यहां पर यही पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल बना सकते हो। ठीक, और क्या एक बच्चे ने पूछा, सर स्लाइट नहीं बोल सकते? स्लाइट शब्द नहीं होता, SLIGHT, स्लाइट कोई शब्द नहीं होता, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में स्लाइड शब्द होता है, SLIDE, स्लाइड, वो भी है ना MS पावर पॉइंट में होता है, यानी MS पावर पॉइंट के वर्किंग एरिया को स्लाइड कहते हैं, और वो ऐसे आता है लैंडस्केप मोड में, ऐसे स्लाइड आती है, यहाँ जो पेज है वो ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो सब है ना पेजेस के ऊपर किया जाता है, पेजेस के ऊपर टाइपिंग की जाती है, या पेजेस के ऊपर ही जो भी आप लगाना चाहें, कोई शेप, आकृति, इमेज, फोटोग्राफ, वो सब पेज के ऊपर ही लगाया जाएगा। अब जब आप एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर माउस पॉइंटर, ये भी है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जनरली माउस पॉइंटर है ना आपको एमएस वर्ड की फाइल पर ऐसा दिखाई देगा, जैसे नॉर्मली कंप्यूटर में दिखाई देता है, इधर से उधर जाते हुए, इधर से उधर जाते हुए। ठीक है, ये नॉर्मल एप्लीकेशन में है ना, मतलब जैसे एमएस वर्ड की एप्लीकेशन खुली हुई है, इसमें माउस पॉइंटर को जो इधर से उधर घुमाओगे ना तो नॉर्मल जैसे कंप्यूटर में दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक, बट माउस पॉइंटर है ना जब आप इस पेज के ऊपर लेके आएंगे तब वहां पर है ना उसको इंसर्शन पॉइंट कह दिया जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब माउस पॉइंटर जहां पर, जहां पेज के ऊपर जहां पर भी आप क्लिक करते हो तो वहां पर क्या होता है, एक लंबी सी लाइन ऐसे खड़ी हुई आ जाती है जो ब्लिंक करती रहती है, आती जाती आती जाती आती जाती रहती है। तो बेसिकली वो भी एक तरीके से माउस पॉइंटर ही है, तो उसको बोल दिया जाता है इंसर्शन पॉइंट। हिंदी में कोई नाम है? नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। और इंसर्शन पॉइंट ऐसे दिखता है, लंबी सी लाइन एक, और ये क्या कर रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है। अब इससे क्या पता चलता है, इंसर्शन पॉइंट को है ना बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो आपकी पोजीशन को, आपके स्थान को दर्शाता है कि आप बेसिकली कहां पर हो, कहां से टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये भी लिखना है कि इंसर्शन पॉइंट क्या है, तो इंसर्शन पॉइंट बेसिकली आप ऐसे लिख लो, आपकी पोजीशन को दर्शाता है। हिंदी में लिख लो चाहो तो, आपकी पोजीशन को दर्शाता है। बताइए बात समझ में आई या नहीं? ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जब आप एमएस वर्ड की फाइल पर काम कर रहे होंगे ना तो ये जो पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पेज में ना ऐसे एक लाइन आ जाती है,
और ये लाइन जहां पर भी दिखाई दे रही होगी इसका मीनिंग ये होता है कि आप यहां से टाइप कर रहे हो। इस लाइन को है ना आप कहीं और भी ले जा सकते हो। माउस से क्लिक कर दो, यानी माउस पॉइंटर जो नॉर्मली दिख रहा होता है, जब ये माउस पॉइंटर पेज के ऊपर आ जाएगा तो ऐसा दिखने लगता है। फिर आप कहीं और क्लिक कर दोगे तो वहां ये ब्लिंक करने लग जाएगा, आता जाता ऐसा दिखाई देगा। आ रहा है गायब हो रहा है, आ रहा है गायब हो रहा है, आ रहा है गायब हो रहा है, ऐसे दिखता है। ये ऐसे ही करता रहेगा जब तक आप फाइल पे काम कर रहे हैं। तो वो बेसिकली दिखाता है कि आप हो कहाँ पर, कहाँ से लिखना शुरू होगा जब आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो आपकी पोजीशन को दर्शाने वाला अगर पूछा जाए क्या होता है एमएस वर्ड की फाइल में, तो उसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जो कि ऐसी एक खड़ी लाइन जैसा दिखता है और ब्लिंक कर रहा होता है, यानी आ रहा जा रहा होता है। ठीक है जी। अब आगे देखो, इसके अलावा है ना अगर आप माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज दैट कि आपने एमएस वर्ड की फाइल में है ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लाइनें या बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए, या ऐसे समझ लो आपने एमएस वर्ड की फाइल में किसी पेज को पूरा भर दिया है। अब इस पूरे पेज पर है ना पैराग्राफ भी बना सकते हो आप। एक तो नॉर्मली लिखते जाओ, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो पैराग्राफ की फॉर्म में। जैसे सपोज दैट कि आपने कोई लाइन लिखी ये, और इसके बाद ये लाइन को यहाँ एंड कर दिया, तो ये हो गया एक पैराग्राफ। फिर आपने दूसरी ये लाइन मतलब कुछ लाइनें आगे लिखी और फिर एक पैराग्राफ वहां पर एंड कर दिया। तो जैसा कि आपको है ना यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पेज के अंदर दो पैराग्राफ दिख रहे होंगे, एक तो ऊपर वाला पैराग्राफ और एक नीचे वाला पैराग्राफ। तो इस तरीके से पैराग्राफ बना बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पैराग्राफ बना बनाकर भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली लिखते जाओ, पूरी की पूरी लाइन लिखते जाओ पूरे पेज पे, तो ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब यहां पर माउस पॉइंटर किस तरीके से रिएक्ट करता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो आप यहां पर केवल एक पैराग्राफ को समझिए, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर पैराग्राफ है इसमें आप कहीं पर भी क्लिक कर दो, कहीं पर भी आप माउस पॉइंटर से क्लिक कर दो, तभी है ना वो डंडी सी बन के आ जाएगी, वो लाइन सी बन के आ जाएगी जहां पर भी क्लिक करोगे। तो इसको बेसिकली कहा जाता है सिंगल माउस क्लिक। तो सिंगल माउस क्लिक कह दो या सिंगल क्लिक कह दो, एक ही बात है। तो जब पूछा जाए आपसे कि माउस पॉइंटर है ना, माउस पॉइंटर का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं एमएस वर्ड में और हमने कहीं पर भी किसी पैराग्राफ में क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक कर दिया माउस पॉइंटर से, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या शो करता है? तो आंसर है इसका पोजीशन दिखाता है, आपकी पोजीशन दिखाता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? यानी अगर एक बच्चे ने लिखा है सर एमएस वर्ड का पेज कैसा होता है, ऐसा होता है सेम जैसे मैंने बनाया है, ऐसा लंबा लंबा व्हाइट कलर का पेज होता है बस। समझ में आ रहा है? उसमें कुछ अलग चीज नहीं होती है, एक नॉर्मली व्हाइट कलर का पेज होता है बस, लंबा सा। ठीक है, बाकी आप चिंता मत कीजिए, पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो समझो, क्योंकि पेपर में थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रखा होता है और थ्योरेटिकल उन्हें पता ही नहीं होता कि इस प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर थ्योरेटिकल कौन सा या कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वो फिर आंसर ही नहीं दे पाते हैं। मोस्टली बच्चे जब मेरे से कहते हैं सर क्वेश्चन पेपर में आया था और हम समझ ही नहीं पाए, पूछा क्या था, मैंने कहा मैंने क्लास में बताया तो था, थ्योरेटिकल वे में लिखवाया नहीं था ये चीज़ कि हाँ सर आपने लिखवाया था। तो मैंने कहा वही तो पूछ रहा था वो। तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, इस मतलब ये सोचते हैं कि सर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा देखना चाहिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है, गलत है वो चीज़। आपके एग्जाम में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और जब तक आपको उसका थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं पता होगा तब तक आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ये मैटर नहीं करता कि पेज कैसा दिखता है, क्योंकि पूछेगा ही नहीं कभी। ये जरूर पूछ लेगा कि बताओ एमएस वर्ड में जहां आप काम करते हैं उस वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसे पेज कहते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट नोट करो, इसे दिमाग में रखो, क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो जब आप एमएस वर्ड की फाइल में या पेज में आप कहीं पर भी माउस से क्लिक कर दो, तो जहां माउस से सिंगल क्लिक करेंगे तो ये वाली ऐसी डंडी बन के आ जाती है वहां पर, और जहां वो डंडी बन के आ जाए समझ लो आपकी वो पोजीशन दर्शा रहा है कि आप यहां पर हो। अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वहीं से टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन कैसा एग्जैक्टली पूछा जाएगा, यही पूछेंगे बताओ एमएस वर्ड की फाइल में माउस के सिंगल क्लिक से क्या होता है।
तो एक ऑप्शन पे लिखा होगा आपकी पोजीशन शो होती है, आपकी पोजीशन दर्शाई जाती है सिंगल क्लिक से। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पैराग्राफ में आप कहीं पर भी माउस से डबल क्लिक कर दें, जहां आपका मन करे, आप कहीं पे भी डबल क्लिक कर दें, तो इसे बोलते हैं डबल क्लिक ऑफ माउस। तो इससे क्या होता है, अगर ये डबल क्लिक किसी वर्ड यानी किसी शब्द के ऊपर किया गया है, जैसे मान लो हेलो नाम का कोई शब्द लिखा हुआ है और आपने यहीं पर इसके ऊपर 2 बार माउस से क्लिक कर दिया, तो ये वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ऐसे सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो लिख लीजिए सेलेक्ट ए वर्ड, यानी कि एक शब्द को सेलेक्ट कर देता है माउस का डबल डबल क्लिक। हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, शब्द को सेलेक्ट करना। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो देखो 2 क्वेश्चन बन गए ना। अगर माउस का सिंगल क्लिक आप कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वो आपकी पोजीशन को दर्शाएगा। अगर डबल क्लिक कर रहे हैं तो वो एक वर्ड को सेलेक्ट कर देगा। और अगर आपने माउस से कहीं पर ट्रिपल क्लिक कर दिया, आपने कहीं पर भी माउस से ट्रिपल क्लिक कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर देगा। यानी इस पूरे पैराग्राफ में आप माउस से 3 बार क्लिक कर दो तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो लिख लो सेलेक्ट ए पैराग्राफ। ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है कुछ दिनों पहले, एक पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया वहां पर कि अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और वहां पर माउस से किसी भी पैराग्राफ में माउस से ट्रिपल क्लिक किया जाए तो उससे क्या परफॉर्म होता है। तो ऑप्शन में लिखा था एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब एक पॉइंट और यहां पर बचता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो हमने ये देख लिया कि सिंगल क्लिक से पोजीशन पता चलती है कि हम है कहां पर, कहां से टाइपिंग करेंगे। डबल क्लिक से है ना एक शब्द सेलेक्ट हो जाता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। क्या हम केवल पूरे एक लाइन को यानी कि एक सेंटेंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं? जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, उसे मेरे को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल वाली की को दबा के रखना है, प्लस माउस से आप सिंगल क्लिक कर दीजिए किसी भी लाइन में, कोई भी लाइन हो, कोई भी पैराग्राफ की लाइन। ठीक है। मैं फिर से बना दे रहा हूं यहां पर। सपोज दैट ये आपका एमएस वर्ड का पेज है और इसमें ये लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है। आप किसी भी लाइन में कीबोर्ड से पहले कंट्रोल दबा के रखना और माउस से एक सिंगल क्लिक कर देना, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि है ना, अब जरूरी नहीं है। एक बच्चे ने क्या लिखा है भाई, क्या लिख रहे हो आज? सर मैंने वीओडी से पढ़ा, उसमें बुलियन ऑपरेटर आपने नहीं करवाया। बुलियन ऑपरेटर कंप्यूटर स्पेशल बैच का पार्ट नहीं होता है बेटा। बुलियन ऑपरेटर आप कह रहे होंगे, बुलियन एल्जेब्रा ये शब्द बोलना चाह रहे होंगे, वो टेक्निकल होता है, बीटेक लेवल का। ये तो कंप्यूटर स्पेशल बैच है ना, फंडामेंटल बैच। आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी थी? बताया तो था उसमें मैंने कि आप ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं जिनमें 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक का कंप्यूटर जो बेसिक फंडामेंटल पूछा जाता है वो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। बट जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं वो कवर नहीं होंगे। जैसे कि किसी पेपर में 80 नंबर का कंप्यूटर आना है, 100 नंबर का कंप्यूटर आना है, जिसकी क्वालिफिकेशन ही बीटेक वगैरह हो या बीएससी आईटी बीसी एमसी हो, तो उस वो हमारे इस बैच से कवर नहीं होंगे। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था मैंने आप। तो बुलियन अलजेब्रा जो होता है ना, या जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया, मैं समझ गया आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो पेपर है यूपी पुलिस में उसकी बात कर रहे होंगे, तो वो नहीं कवर होगा यहाँ से। ये उसी तरीके से हो गया। अब जैसे मान लो आपने एसएससी की जीएस का बैच ले लिया, समझना, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ फिर आगे पढ़ूंगा, बढ़ जाऊंगा। जैसे एसएससी का बैच लिया आपने जीएस का, तो जीएस आनी है एसएससी के पेपर में। अब आईएएस का जो पेपर होता है उसमें भी जीएस आती है। तो कोई एसएससी के बैच में ये बोलने लगे कि सर हमें तो आईएएस का पेपर भी देना है मुझे, यूपीएससी का, वो भी जीएस करा दो इसमें, तो नहीं हो सकता ना। लेवल अलग अलग चीज है वो। एक लेवल बेसिक लेवल है, एक टेक्निकल लेवल है। टेक्निकल लेवल को भी बेसिक में ऐड कर देंगे तो आधे बच्चे तो ये कहेंगे ये क्या चल रहा है, हमें क्यों पढ़ा रहे हो भाई ये चीज। तो ये चीज है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में प्रॉपर तरीके से मैंने बताई भी थी।
आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी नहीं होगी, देखा करो। हर बैच की इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए होती है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखा करो। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर सपोज दैट कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर लिया आपने, और आपने एक सेंटेंस लिखा, उसे सेलेक्ट अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस एक ही लाइन में लिखा हो, एक पूरा सेंटेंस 2 लाइन में, 3 लाइन में भी हो सकता है। सेंटेंस या वाक्य तो समझते हैं ना, कि अगर आप लगातार लिखते जाओ और फिर फाइनली डॉट जहां पर लगाओगे वो सेंटेंस वहीं पर कंप्लीट होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस एक ही लाइन में लिखा हो, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में, 2.5 लाइन में, जितना बड़ा भी एक सेंटेंस लिखोगे, एक वाक्य लिखोगे, वो पूरा सेलेक्ट होता है इससे, यानी कंट्रोल प्लस सिंगल क्लिक से। तो लिख लो सेलेक्ट ए सेंटेंस, सेलेक्ट ए सेंटेंस। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये थे इसके फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इनको कह सकते हैं। और इन तथ्यों की जानकारी हमें होनी चाहिए जब हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो। ठीक है, पढ़ने से पहले तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि एक तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी पोजीशन को दर्शाने के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, एक ऐसी खड़ी डंडी जैसी जो ब्लिंक करती रहती है। माउस क्लिक अगर आप करेंगे, वो भी सिंगल क्लिक, तो आपकी पोजीशन दर्शाएगा आपकी फाइल में, पेज पर। डबल क्लिक कर देंगे माउस से तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल प्लस सिंगल क्लिक करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं ना आपको यहाँ पर एमएस वर्ड का एक पूरा परफॉर्मा दिखाने जा रहा हूँ। एमएस वर्ड एप्लीकेशन एक्चुअल में दिखती कैसे है, क्योंकि पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को है ना मैं डिस्कस करूंगा बोर्ड पर। तो अभी आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और डिस्प्ले कैप्चर में एमएस वर्ड एप्लीकेशन को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर है ना एक एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, और एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करने का तरीका ये है कि आप है ना, जब कंप्यूटर ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको टास्क बार दिखाई देगा, और इसमें एक नीचे ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा जिसे स्टार्ट मेन्यू बटन कहा जाता है। और इस स्टार्ट मेन्यू बटन में एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑल एप्स, या फिर हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा हो। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ढूंढना है वर्ड, वर्ड ये रहा, और ये जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, इसको पूरा प्रैक्टिकली बाद में समझाऊंगा, पहले जो मुद्दे की बात है वो समझ लो। ठीक, तो इस तरीके से एमएस वर्ड एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आती है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसको तो बोलते हैं टाइटल बार। इसके नीचे है ना आपको एक और पट्टी दिख रही है जहां पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ये जो आपको मोटी सी पट्टी दिख रही है व्हाइट कलर की, इसको बोलते हैं रिबन। और फिर ये जो नीचे व्हाइट कलर का पेज आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वर्किंग एरिया पेज, यहाँ पर टाइप करते हैं आप। और फिर नीचे की तरफ है ना आपको एक और पतली सी पट्टी दिख रही है, उसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्लियर है? तो ये कुछ है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें दिया गया। बाकी यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर और भी है, ये वाला, इस पर लिखा ना कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये टाइटल बार के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे रिबन के नीचे भी ला सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे भी लाया जा सकता है। ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाइए, रिबन के ऊपर। ठीक, तो जब हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर हमें टाइटल बार, उसी में क्विक एक्सेस टूल बार, नीचे मेन्यू बार, फिर रिबन, और फिर नीचे वर्किंग एरिया, और फिर सबसे नीचे स्टेटस बार हमें देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मिलता है, जिससे आप है ना पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर इस पेज की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ज़्यादा चौड़ा कर दिया जाए, तब आप नोटिस करेंगे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है, जिससे आप पेज को दाएं बाएं भी खिसका सकते हैं। है ना, पेज का साइज अगर छोटा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं ना सामने आ जाता हूँ आपके फिर से, और ये सारी चीज़ों को समझाता हूँ कि एमएस वर्ड में ये सारे बार या पट्टी क्या होते हैं और इनको कैसे समझा जाए। देखो,
क्योंकि इन पर भी है ना, कई बार हमने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो एमएस वर्ड एप्लीकेशन अभी मैंने आपको दिखाई, तो वहां पर है ना कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिला एक इंटरफेस। इसको आप बोल सकते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोल दिया आपने। अब यहाँ ऊपर की तरफ है ना आपको एक पट्टी दिखाई दे रही थी। इस पट्टी में ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा था, इसको बोला जाता है बेटा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। अब एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको किसी टूल पर बार बार जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली काम करना है, तो वो टूल आप कहां पर रख लेते हो, वो टूल आप कहां से एक्सेस कर लेते हो, उपयोग में ला सकते हो? तो आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार से। क्विक का मतलब जल्दी होता है ना, तो जिन टूल पर आपको जल्दी जल्दी काम करना है वो आप यहां रख लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार में। समझ में आ गई बात? अब जल्दी जल्दी कौन कौन से टूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं काम करते समय? जैसे अंडू रीडू, यानी कुछ आपने लिख दिया, फिर आपको लगा नहीं ये नहीं लिखना, मेरे को हटाना है, तो अंडू कर दो, है ना। फिर आपको वापस चाहिए वो चीज, तो रीडू कर दो। समझाता हूं। सपोज दैट कि जैसे आपने हेलो शब्द लिखा, फिर आपको लगा यार नहीं हेलो शब्द नहीं लिखना, तो आप अंडू कर दो। जैसे ही आप अंडू करेंगे ना, तो ये हेलो शब्द गायब हो जाएगा यहाँ से, ये शब्द यहाँ से गायब हो जाता है। इसके लिए ना एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज CTRL+Z का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर अचानक आपको लगता है नहीं नहीं हेलो शब्द ही था, वही लिखना था, तो आप फिर रीडू कर दीजिए। जैसे ही रीडू करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Y, तो वो हेलो शब्द वापस आ जाएगा, रीडू हो जाएगा। अनडू मतलब चला जाएगा, रीडू मतलब वापस आ जाएगा। तो अनडू रीडू है ना हमें बहुत बार बार करना पड़ता है, तो वो टूल है ना क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको यहां देखने को मिल जाएगा, है ना। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर अनडू रीडू को आप रख सकते हैं। ठीक है जी। और कौन कौन से टूल हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपको सेव करना है किसी फाइल को, जब हम सेव कर रहे होते हैं, जैसे जो भी हमने लिखा है उसको हम सेव कर लें ताकि हमारा कंटेंट या डाटा गायब ना हो जाए, इसके लिए हम बार बार Ctrl+S शॉर्टकट की दबाते रहते हैं, Ctrl+S सेव करने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि ये सेव वाला ऑप्शन भी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर दिया गया होता है। ठीक है ना। अगर आपको कॉपी करना है किसी लाइन को, पैराग्राफ को, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, अगर आपको पेस्ट करना है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, या फिर आपको कट करना है जिसकी शॉर्टकट की आपको Ctrl+X दी जाती है, तो चाहे तो इन टूल को आप है ना शॉर्टकट की से भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप इन सारे टूल को है ना क्विक एक्सेस टूल बार से माउस से क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। तो इन टूल की है ना आवश्यकता हमें बहुत जल्दी जल्दी होती है, अंडू रीडू सेव, है ना, कट कॉपी पेस्ट, प्रिंट भी लिख सकते हो यहाँ पर। आपको है ना कई बार मतलब आपने पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है उसका, तो प्रिंट की आवश्यकता भी आपको होती है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। तो या तो इन टूल की शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इन टूल को क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखे हुए आपको वहां मिल जाएंगे, वहां से भी माउस से क्लिक करके आप इन्हें यूज कर सकते हो। मोटा मोटा ये समझ लो कि जिन टूल की आवश्यकता आपको बार बार जल्दी जल्दी होती है, वो सारे टूल आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मिल जाएंगे। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, वरना ये सारे पॉइंट्स आगे भी बताऊंगा मैं, शॉर्टकट की वगैरह, चिंता मत कीजिए। तो फाइनली है ना क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमें क्या पता चला, वो सारे टूल होते हैं जिनकी आवश्यकता हमको बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड कहां पर शो होती हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये पॉइंट लिख लो, ऐसे लिखो, जिन कमांड का, हिंदी में लिख लो बेटा, जिन कमांड का उपयोग ज्यादा होता है वो कमांड आपको क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देंगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा हमें क्विक एक्सेस टूल बार के लिए कि ये बेसिकली होता कहां पर है, तो बाय डिफॉल्ट। देखो मैं आपको बता दूं कि ये बाय डिफॉल्ट शब्द है ना, ये पूरे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में बहुत बार इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूं। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः ही, यानी कि कोई भी चीज जो अपने आप से आ रही है उसे बाय डिफॉल्ट कहा जाता है।
तो बाय डिफॉल्ट है ना क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, तो लिख लीजिए बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में होता है, टाइटल बार में दिखता है या होता है, लिख लीजिए। ये ऊपर वाली जो पट्टी आपको दिख रही है ना पूरी, इस पूरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, आप एक पॉइंट और लिख लो, बट अगर आप चाहते हैं तो इसे रिबन के नीचे भी ले जा सकते हैं, है ना, इसे ऐसे लिख लो, इसे रिबन के नीचे भी ले जा सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्विक एक्सेस टूल बार को क्या हम रिबन के नीचे भी ले जा सकते हैं, या फिर ऐसा पूछा जाए क्विक एक्सेस टूल बार को टाइटल बार की जगह कहीं और देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं, तो ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा रिबन के नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप। तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि सबसे ऊपर की जो पट्टी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इस पूरी पट्टी को क्या कहते हैं, इसी पट्टी को टाइटल बार के नाम से बोला जाता है, टाइटल बार। ठीक है, तो अभी तक है ना हमने एक बार के बारे में पढ़ लिया जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, इसके बाद आता है टाइटल बार, टाइटल बार। अब टाइटल बार को समझाता हूं, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, नोट कर लिया। देखो टाइटल बार में ना सबसे पहला ही टूल आपको देखने को मिलता है फाइल का टाइटल, यानी कि फाइल का नाम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइटल मतलब अगर आप एमएस वर्ड की फाइल, अगर आप एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो अपने आप फाइल का टाइटल क्या आता है, फाइल का नाम क्या आएगा, टाइटल का मतलब नाम से ही होता है। तो अगर आप एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो अपने आप नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट1, नहीं तो आप जो भी नाम रखेंगे वो आएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं टाइटल बार के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, तो देख लो। सबसे पहला तो है ना आपको फाइल का नाम या फाइल का टाइटल लिख लो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट1 आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। दूसरा टाइटल बार के अंदर है ना एक सर्च का ऑप्शन भी दे दिया है। जैसे हो सकता है कि आपको है ना किसी टूल के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे आप है ना आपने ये सुना है कि एमएस वर्ड की फाइल में आप एक ड्रॉप कैप नाम का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप कैप नाम का एक टूल होता है, बट आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है या उस टूल को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप यहाँ जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है ना टाइटल बार में, उसमें ड्रॉप कैप लिखकर एंटर कर दो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और ये भी दिखा दिया जाएगा आपको कि ये ड्रॉप कैप नाम का टूल कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर कोई भी नाम पता हो और उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सर्च वाले इस ऑप्शन में उसका नाम लिखकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज Alt+Q। ये ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में सर्च जो टाइटल बार में दिया हुआ है उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+Q। फिर आप है ना टाइटल बार में राइट साइड में यहां जब जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन यहां पर मिलते हैं। एक होता है मिनिमाइज का, एक ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज का। मिनिमाइज ये क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि आप है ना एमएस वर्ड की फाइल पर अब आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, तो अब इस फाइल को नीचे टास्क बार में ले जाओ, यानी कि आप इस फाइल को स्क्रीन से हटाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस फाइल को स्क्रीन पे से हटा दूं और नीचे टास्क बार में चली जाए, फिर मैं कुछ और काम करूंगा। तो इसके लिए आप मिनिमाइज नाम के इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऐसे एक माइनस जैसा सिंबल बन के आता है यहां पर। फिर इसी के बाद है ना बगल में एक बटन और भी होता है जिसे मैक्सिमाइज कहते हैं, जिसका बटन बन के आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी मैक्सिमाइज वाले बटन से 2 काम हो सकते हैं, तो आप ये लिख लीजिए मैक्सिमाइज, या फिर इसको रीस्टोर डाउन के नाम से भी बोला जाता है। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, यहां पर डब्बा जैसा बना होता है एक चौकोर सा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं फुल स्क्रीन पर, तो इसी को कहते हैं मैक्सिमाइज। बट चाहे तो आप उसे छोटा करके भी देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी है जितना बड़ा मैं हाथ से बना रहा हूं, ठीक। अब आप किसी फाइल या एप्लीकेशन को छोटा करके देखना चाहते हैं, पूरी स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते, तो उसी को कहते हैं रीस्टोर डाउन।
तो इसी तरीके से एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को भी आप या तो फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं या छोटा करके देख सकते हैं। तो फुल स्क्रीन देखना है तो उसे मैक्सिमाइज कहते हैं, और छोटा करके देखना है तो उसे रिस्टोर डाउन कहते हैं, जो एक ही बटन से हो जाता है। यानी इसी बटन को दबाएंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा, फिर से इसे दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो पेपर में बस ये पूछेंगे कि बताइए रीस्टोर डाउन का मीनिंग क्या है, या इनमें से कौन सा कथन रीस्टोर डाउन के लिए सही है। तो आपको पता होना चाहिए रीस्टोर डाउन क्या होता है ना। तो हम किसी ना किसी स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन से हटाकर छोटा करके देखना चाहते हैं तो उसी को रीस्टोर डाउन कहते हैं, फुल स्क्रीन करके देखना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कहते हैं। फिर आपको यहां सबसे कॉर्नर में एक बटन दिखाई देगा जो क्लोज द एप्लीकेशन का बटन होता है, क्लोज द एप्लीकेशन। ठीक है, वैसे क्लोज ही लिखा हुआ आएगा, बट मैं पूरा लिख देता हूं, क्लोज द एप्लीकेशन लिखा हुआ क्लोज आता है केवल। अब इसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है और सिंबल होता है ऐसे क्रॉस जैसा सिंबल। ठीक है, शॉर्टकट की भी लिख लो, दैट इज ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की। क्या मीनिंग है इसका समझाता हूं। देखो वैसे तो अगर आपको एमएस वर्ड एप्लीकेशन पर अब काम नहीं करना तो इसे बंद ही कर दोगे। तो बंद करने के लिए आप है ना, यहां ऐसा क्रॉस जैसा बटन बन के आता है, इस पर क्लिक कर दो। ये मिनिमाइज का, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन का, और ये वाला जो बटन बन के आ रहा है इस पर क्लिक कर दो तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जैसे ये बंद हो जाएगी फिर आप कोई और जो काम करना चाहें वो करते रहिए। तो बट आप इस एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, बट माउस से यहां पर क्लिक नहीं करना आपको इस क्रॉस के बटन पर, तो आप ऑल्ट प्लस F4 भी दबा सकते हैं, इससे भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको टूल दे रखे हैं टाइटल बार के अंदर, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि अभी तक दो बार, बार का मतलब पट्टी होता है यहाँ पर, तो दो बार हमें पता चल गए, एक तो क्विक एक्सेस टूल बार और एक है टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट केस में टाइटल बार के अंदर ही आता है, बट आप चाहें तो इसे रिबन के नीचे भी ले जा सकते हैं। अब आगे देखो, इसके बाद है ना एमएस वर्ड एप्लीकेशन में एक और बार आता है जिसे मेन्यू बार कहते हैं, यानी कि नीचे एक और पट्टी आपको दिखाई देगी। इस पट्टी पर बेसिकली आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ऐसे शब्द आपको यहां पर लिखे हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बेसिकली मेन्यू बार। ठीक है, और यहां जो भी शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उन शब्दों को मेन्यू या टैब कहा जाता है, या तो मेन्यू कह दो या फिर टैब के नाम से बोल देते हैं। ठीक है जी, फिर से सुन लीजिए, आपके यहां टाइटल बार के नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसको मेन्यू बार कहा जाता है, और मेन्यू बार में लिखे हुए शब्दों को मेन्यू या टैब कहा जाता है। और जैसे ही आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे, सपोज दैट के यहां एक होम के नाम से मेन्यू है, इस पर आपने क्लिक किया तो नीचे की तरफ आपको एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है, और इस पट्टी को बेसिकली रिबन कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिबन कहा जाएगा। और इस रिबन का बेसिकली मतलब ये होता है, आप यहां पर नोट कर लो, रिबन में आपको बेसिकली कमांड्स एंड टूल्स दिखाई देते हैं, कमांड्स एंड टूल्स ऑफ एनी मेन्यू या टैब। समझ में आई बात। यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी मेन्यू या टैब के टूल्स या कमांड आपको कहां पर दिखाई देंगे, टूल्स एंड कमांड्स आपको कहां दिखाई देते हैं, तो आंसर होगा रिबन पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर होम नाम का एक मेन्यू या टैब है, उस पर क्लिक करोगे तो उसके कमांड्स आपको दिखेंगे, यहां पर टूल्स दिखाई देंगे। फिर आगे है ना इंसर्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो उसके टूल्स या कमांड आपको दिखाई देंगे। फिर इसके आगे है ना ड्रॉ लिखा होता है, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो उसके टूल्स या कमांड्स आपको दिखाई देंगे। यानी कि जिस भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करोगे माउस से, उसी के टूल्स और कमांड्स आपको रिबन पे दिखाई देते हैं। तो बीते कुछ समय पहले अभी ये पेपर एक हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा है, जिसमें ये पूछा गया था कि बताइए अगर आप एमएस वर्ड में टूल्स एंड कमांड्स एक्सेस करना चाहते हैं, उपयोग में लाना चाहते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे।
उसमें थोड़ा सा हिंट ये भी दे रखी थी कि ये चीज आपको टॉप में दिखाई देती है, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन में टॉप में होती है, ये थोड़ा सा हिंट दिया था उसमें। तो ना भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पता है कि अगर हम किसी भी टूल या कमांड को देखना चाहते हैं तो वो रिबन पे ही दिखाई देगी, और रिबन भी टॉप में ही तो होती है, ऊपरी एरिया में ही तो है। अब सबसे टॉप नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था टॉप में दिखता है। तो ये रिबन आपको ऊपर की तरफ दिख रही है फाइल में या एप्लीकेशन में ऊपर की तरफ, और इसमें सारे टूल्स और कमांड आपको यहाँ दिखाई देंगे। समझ में आ गया बेटा? चलो, तो अगला पॉइंट हमें यहाँ समझ में आ गया रिबन के बारे में भी। अब आगे देखो, इसके बाद है ना, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर वर्किंग एरिया दिखाई देगा, यानी वो पेज दिखाई देता है जिस पर हमें काम करना है, जिस पर हमें टाइपिंग करनी होती है। तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन में अब आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ ऊपर है ना एक रूलर भी दिखाई देता है, यहाँ और लेफ्ट साइड में। ये क्या होता है? रूलर। ये नोट कर लो, इसे बोलते हैं रूलर। ये किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? रूलर का इस्तेमाल बेसिकली है ना किसी भी पैराग्राफ की पोजीशन को सेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो उसकी है ना पहली लाइन कहाँ से शुरू करनी है, लेफ्ट में सारी लाइन कहाँ तक रहेंगी, राइट में सारी लाइन कहाँ तक जाएंगी, तो ये सब है ना पैराग्राफ लाइंस, पैराग्राफ को सेट करना या पैराग्राफ की पोजीशन को सेट करने के लिए रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज दैट कि ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है। अब आप पहली लाइन को यहां से लिखना चाहते हैं, यहाँ की जगह यहां से नहीं लिखना आपको, आप यहां से लिखना चाह रहे हैं। राइट में लाइन यहां तक जा सकती है बट आप यहीं तक लिखना चाहते हो बस। लेफ्ट में लाइन यहां तक जा सकती है बट आप यहां तक ही लिखना दिखाना चाहते हो। तो पहली लाइन यहां से शुरू होगी यहां खत्म हो जाएगी, लेफ्ट वाली लाइन यहां से शुरू होगी फिर राइट में खत्म होगी, फिर यहां से शुरू होगी यहां पर खत्म होगी, यहां से शुरू होगी, ऐसा है। तो आपने इस पैराग्राफ की पहली लाइन को सेट किया, फिर लेफ्ट की जितनी लाइन है उनको सेट किया, और राइट की जितनी लाइन है उनकी पोजीशन को सेट किया। ये रूलर से सेट करते हैं। समझ में आया? तो रूलर बेसिकली हमें एमएस वर्ड एप्लीकेशन में दो साइड में दिखाई देता है, एक तो टॉप में और दूसरा लेफ्ट साइड में भी। तो लिख लो, ये आपको टॉप साइड में और ये आपको लेफ्ट साइड में भी दिखाई देता है। ठीक है साहब, आगे देखो। इसके बाद आपको यहां एक पट्टी दिखाई देती है लंबी सी खड़ी, जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, इससे क्या करते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार से बेसिकली आप अपने पेज को ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन। एमएस वर्ड की फाइल का जो पेज है ना उसको अप डाउन करने के लिए। ठीक है? वैसे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यानी कि यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, वो आता नहीं है क्योंकि पेज की जो चौड़ाई है ना वो कम रहती है, तो उसे लेफ्ट राइट खिसकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट हम पेज की चौड़ाई को बहुत ज्यादा चौड़ा कर लें, इतना चौड़ा कर लें कि हमें सारी चीजें एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिख रही हैं, तब हमें पेज को लेफ्ट राइट खिसकाने के लिए हमें नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखाया जाएगा। ठीक है जी, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। हिंदी में भी इनके नाम होते हैं, वर्टिकल को कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल को कहते हैं क्षैतिज स्क्रॉल बार। इससे हम एमएस वर्ड की फाइल के पेज को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट यानी कि दाएं बाएं खिसका सकते हैं। ठीक है जी। और सबसे लास्ट में रह जाता है एक नीचे की तरफ पट्टी, एक और पट्टी है जिसे स्टेटस बार के नाम से बोलते हैं। इसे बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये और लिख लो, ये सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आता है स्टेटस बार। इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं यहीं लिख लो। स्टेटस बार में सबसे पहले आपको पेज नंबर दिखाई देगा, यानी टोटल है ना आपने एमएस वर्ड की फाइल में कितने पेजेस बनाए हैं वो नंबरिंग आपको दिखती रहती है स्टेटस बार में। जैसे आप है ना, आपने 10 पेज बनाए एमएस वर्ड की फाइल में और उसमें से मान लो आप 5वें नंबर के पेज पर अभी हो जिस पर काम कर रहे हो, तो ऐसा आता है 5/10, यानी कि 10 पेज की फाइल में 5वें नंबर के पेज पर हो, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस वगैरह आपको यहाँ दिखते रहते हैं। इसके बाद स्टेटस बार में ही आपको वर्ड काउंट भी दिखाई देता रहेगा। वर्ड काउंट क्या होता है? शब्दों को गिनना। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 500 शब्दों का एक निबंध या ऐसे लिख के लाइए, तो आप बार बार है ना लिखने के बाद काउंट थोड़ी करोगे कि कितने शब्द हो गए,
एमएस वर्ड का ये ऑटोमेटिक फीचर है जो आपको शब्दों को गिनकर दिखाता रहता है कि अब तक आपने टाइपिंग में कितने शब्द लिखे हैं। तो ये भी आपको नीचे दिखाई देता रहेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू या व्यूज लिख लो। ये जो बेसिकली आपके सामने जो व्यू दिखाई दे रहा होता है एमएस वर्ड एप्लीकेशन का, ये बेसिकली प्रिंट लेआउट व्यू के नाम से जाना जाता है। बट ऐसे टोटल मिला के एमएस वर्ड की फाइल के 5 व्यू हो सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, रीड मोड, आउटलाइन और ड्राफ्ट के नाम से। आप चिंता मत कीजिए, जब मैं आपको सारे के सारे मेन्यू या टैब की जानकारी दूंगा तो सबसे लास्ट में एक व्यू नाम का भी टैब होता है, उसके अंदर ये चीजें सारे पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट व्यू 5 तरीके के होते हैं एमएस वर्ड फाइल को देखने के। कौन कौन से? प्रिंट लेआउट, दूसरा वेब लेआउट, तीसरा रीड मोड, चौथा ड्राफ्ट और पांचवा आउटलाइन। इनमें क्या चेंजेस या बदलाव होते हैं वो आपको आगे पता चल जाएंगे। लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि स्टेटस बार में जो डॉक्यूमेंट व्यू आपको दिखाई देते हैं उसमें 3 व्यू होते हैं यहाँ पर बस जो दिखते हैं। एक तो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, एक होता है वेब लेआउट व्यू और एक होता है रीड मोड। बाकी आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू जो होता है वो यहाँ पर स्टेटस बार में नहीं दिखता। और इसके बाद स्टेटस बार में जूम का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 500% होता है एमएस वर्ड में। और बाय डिफॉल्ट भी लिखना है तो 100% होता है। यानी कि जब आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जूम जो आएगा पेज का वो 100% पर सेट होकर आता है। फिर आप चाहें तो 10% तक मिनिमम जूम कर सकते हैं, यानी कि पेज का साइज छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको पेज का साइज बड़ा करना है तो 500% तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टेटस बार में बेसिकली पेज के नंबर, वर्ड काउंट, डॉक्यूमेंट व्यू, जिसमें से केवल 3 व्यू आपको दिखाई देंगे, पेज लेआउट, वेब लेआउट और रीड मोड। इसके बाद जूम का ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो जब आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कितनी चीज दिखाई देंगे? क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, रूलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और स्टेटस बार आपको दिखाई देगा। नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप ये समझ लो कि यहाँ जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको लिखकर बताई हैं, इन सब से कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब से, सारी चीजों से क्वेश्चन देखे मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में। हर चीज पूछी गई है इनमें से। आप समझ रहे हैं कि एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो टॉपिक हैं, ये 2 ही तरीके से है ना तैयार किया जा सकता है, या 2 ही तरीके हैं इसको पढ़ने। या फिर ऐसे बोलिए, इसके 2 ही तरीके हैं, या तो इसे पूरा पढ़ लो या फिर इसे पूरा ही छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका मन नहीं है तो इसे छोड़ ही दो। फिर इसके जितने क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में छोड़ के आना फिर। क्योंकि इसमें है ना, मतलब वो नहीं चलता, तुक्केबाजी नहीं चलती कि मैं मान लो आपको बस ये बता दूं कि क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार का मीनिंग क्या है और मैं स्टेटस बार आपको नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे जल्दी टॉपिक खत्म करना है। तो पेपर में जब स्टेटस बार का क्वेश्चन आएगा कि बताओ
कि अगर आप जूम का ऑप्शन देखना चाहते हैं, एमएस वर्ड की फाइल को जूम करके देखना चाहते हैं, छोटा बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो ये टूल आपको कौन से बार में दिखाई देता है, कौन सी पट्टी में दिखाई देता है। और ये आपने जल्दी जल्दी की क्लासेस में नहीं सुना न पढ़ा, तो फिर आंसर कैसे दोगे। तो कई सारे बच्चे कहते हैं मेरे से कि सर हम मैं ना इसको शॉर्ट में पढ़ा दो, जल्दी जल्दी पढ़ा दो, खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको या तो पूरा ही पढ़ सकते हो या पूरा ही छोड़ सकते हो। अब आपके सिलेबस में अगर एमएस ऑफिस दे रखा है तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इसे पूरा ही पढ़ाऊं आपको। वो आपके ऊपर है, आप इसे स्किप करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दूसरे चैप्टर पढ़ लो। बट मैं यहां पर हर पॉसिबिलिटी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा जिससे पेपर में या तो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। एमएस ऑफिस पता है अब एग्जाम्स में कंपलसरी करते जा रहे हैं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हर एग्जाम में एमएस ऑफिस देते जा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टूल और कमांड हैं। इतने टूल और कमांड भरे पड़े हैं इसमें कि आपको याद करने में टाइम लगेगा। अब जो याद कर लेगा उसके नंबर ज्यादा आएंगे, जो नहीं कर पाएगा नहीं आएंगे। उनके है ना क्वेश्चन एमएस ऑफिस के ठीक नहीं हो पाते जो बिल्कुल लास्ट टाइम पर तैयारी करते हैं, पेपर से 10-20 दिन पहले कंप्यूटर को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। उनके और भले ही क्वेश्चन ठीक हो जाए, बट एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाते। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं। आगे बढ़े, नोट कर लिया। चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब फाइनली हम सिलसिलेवार तरीके से एमएस वर्ड का मेन्यू बार पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको मेन्यू या टैब दिखाई देंगे। और किसी भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रिबन में ग्रुप्स दिखाई देते हैं, और फिर उन ग्रुप्स के अंदर टूल्स या कमांड्स दिखाई देती हैं। देखो जरा, देखो जी, एमएस वर्ड में अगर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो इसका मेन्यू बार पढ़ना होगा, और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देंगे उनको ये मेन्यू या टैब कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर है ना मेन्यू बार में कौन कौन से मेन्यू या टैब दिखाई देंगे एक बार नोट कर लो। फाइल, इसके बाद होम, इसके बाद आता है इंसर्ट, इसके बाद आता है ड्रॉ, ड्रॉ के बाद आता है बेटा यहाँ पर डिजाइन, ड्रॉ के बाद आता है डिजाइन, डिजाइन के बाद आता है लेआउट। ठीक है, अब देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो जिनके पास है ना कंप्यूटर भी होगा और उस कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस का वर्जन भी होगा, है ना, बट शायद वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला वर्जन ना हो। तो अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस है और कोई दूसरा वर्जन है तो कुछ चेंजेस या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आप ये मत कहना सर आप जो मेन्यू बार में मेन्यू या टैब लिखवा रहे हो हमारे में तो दे नहीं रखा। जैसे कि ये ड्रॉ नाम का जो टैब है ना, ये हर एक वर्जन में नहीं है। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा कि हमारे में क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये वर्जन अलग अलग है ना, तो अलग अलग वर्जन में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक चेंज ये भी मिल सकता है आपको कि आपके पास अगर एमएस ऑफिस का एमएस ऑफिस है आपके पास कंप्यूटर में, तो एमएस वर्ड के अंदर है ना आपको यहाँ पर लेआउट की जगह पेज लेआउट लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन में केवल लेआउट लिखा हुआ आता है, पहले पुराने वर्जन में इसको वो पेज लेआउट लिख कर देते थे। तो एक ही बात है। ठीक है, पेज लेआउट भी बोल सकते हैं या लेआउट भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है रेफरेंसेस के नाम से, इसके बाद आता है मेलिंग्स के नाम से, इसके बाद आता है रिव्यू के नाम से, रिव्यू के बाद आता है बेटा व्यू के नाम से, और व्यू के बाद आता है बेटा हेल्प के नाम से। तो टोटल मिला के इतने सारे आपको मेन्यू या टैब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक कर दो, जैसे आपने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो नीचे की तरफ है ना आपको एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं बेटा रिबन, जैसा कि अभी समझाया था। इस रिबन पे ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे, मतलब ग्रुप बने होते हैं और हर एक ग्रुप के अंदर टूल या कमांड्स होती हैं।
केवल एक को छोड़कर। फाइल के अंदर है ना ग्रुप नहीं होते, फाइल के अंदर सीधे ही कमांड्स दे रखी हैं। बाकी सभी टैब के अंदर पहले ग्रुप बना रखे हैं और फिर ग्रुप के अंदर अंदर टूल या कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर आज के सेशन को और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और फाइल वाले मेन्यू या टैब से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा ख़त्म होने में, मतलब कई क्लासेस होंगी इसकी। बट इसके बाद जब एक्सेल आएगा, फिर पावर पॉइंट आएगा, तो उनमें कम क्लासेस होंगी, क्योंकि बहुत सारे टूल है ना वर्ड के एक्सेल में पावर पॉइंट में मैच करते हैं। तो उनको बार बार समझने और बार बार प्रॉपर पूरा लिखने में टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक, चलो आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अब आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हो वो भी पूछ सकते हैं, इस टॉपिक से हटके हो वो भी पूछ सकते हैं। पर जल्दी जल्दी लिखिएगा जो भी आपके डाउट हो। जाते जाते एक बात और बोलता जाऊंगा कि देखो, थ्योरी तो जितनी करा रहा हूँ क्लास में ये सफिशिएंट है ही, इसके अलावा एमसीक्यू पढ़ा करो जितने पढ़ सकते हो। तो मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से है ना, आप पढ़िए। ठीक है, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में भी दी थी, वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और अगर कहीं और से भी करते हैं, यानी किसी किताब से या किसी पीडीएफ से, और कोई डाउट आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी आप भेजकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं थोड़ा देर सवेर आंसर दूंगा या रिप्लाई करूंगा, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा, क्योंकि हमें अभी कम टाइम मिल पाता है पूरे दिन में व्हाट्सएप चेक करने का। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया ही था। पूछिए जल्दी फटाफट, कोई डाउट हो तो। देखिए, वो वाले डाउट पूछिए जो टॉपिक से रिलेटेड, या है ना कोई इस टॉपिक से रिलेटेड हो या इस टॉपिक से हटके कोई टॉपिक हो उसके डाउट, ऐसे डाउट पूछो जल्दी जल्दी। यानी कि एमएस ऑफिस का कोई डाउट हो, या पीछे आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, या आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके कोई डाउट हैं वो पूछिए। चलिए, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट है नहीं, तो फिर आज के सेशन और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बाकी मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी कंप्लीट क्लास पीडीएफ और इसके 100 एमसीक्यूज की पीडीएफ ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो उसे पहले भी, मतलब टॉपिक खत्म होने से पहले भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।